क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो 19 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। तो विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का कारण था सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या कितनी है? 15। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी, ध्यान रखेंगे। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में गिराई गई थी। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? तो बर्लिन की दीवार है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया? 1948, 1957, 1949, 1992। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया था 1957 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई? चारू मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, दत्ता सामंत। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी चारू मजूमदार की। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? दक्षेस सार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986, 1990, 1985, 1992। तो दक्षेस सार की स्थापना हुई थी 1985 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1977 में। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखेंगे। अगला है, बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ और बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी 27 दिसंबर 2007 को, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945 में, 1944 में, 1947 में, 1950 में। तो भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। निम्नलिखित के गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोक्लोरोफिल को, इनमें से सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए कदम हैं। उद्योग नीति में सुधार, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते, या फिर ये सभी। तो आपका ये सभी हो जाएगा। 8वां नंबर है, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? 1951, 1952, 1956, 1960। तो राज्य पुनर्गठन कानून लागू किया गया था 1956 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, जवाहरलाल नेहरू को, वर्गीज कुरियन को, इनमें से कोई नहीं। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 10 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी को परिभाषित कीजिए। शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। इसके बाद 12 नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आसियान क्या है, यह कब अस्तित्व में आया? तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना और विकास करना है।
इसके स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में की गई। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? साफ्टा समझौते पर 29 जून 2005 को हस्ताक्षर किया गया था। 14 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं दो गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। तो पहला है यूनेस्को, दूसरा है यूनिसेफ। इसके बाद है 15 नंबर, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना है। पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद 17 नंबर है, वैश्वीकरण के किन्हीं दो दुष्परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा है, राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले खर्च में कटौती की जा रही है। इसके बाद 18 नंबर है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई। 19 नंबर है, राष्ट्र निर्माण की दो चुनौतियाँ लिखिए। पहला है लोकतंत्र को कायम रखना, दूसरा है राष्ट्र का विकास करना ताकि समय समाज का भला हो। इसके बाद 20 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस रोजगार से है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रित नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकेंद्रित नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें योजना निर्माण और कार्यान्वयन की शक्ति केंद्र सरकार से अलग अलग स्तरों, राज्य, जिला पंचायत और नगर निकायों को हस्तांतरित की जाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास को गति देना और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके बाद 22 नंबर है, दलाई लामा ने भारत में शरण क्यों ली? तो 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण बढ़ाने और विरोध को दबाने के कारण दलाई लामा को अपने जीवन का खतरा महसूस हुआ। तिब्बत में चीनी दमन से बचने के लिए वह भारत आए, जहां भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। तब से वह धर्मशाला में निर्वासन कर रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन सत्ता और विचारधारा के टकराव के कारण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सिंडिकेट के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद उभर आए। इंदिरा गांधी ने अनुशासन तोड़कर स्वतंत्र निर्णय लिए, जिससे कांग्रेस दो गुटों, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में बंट गई। इसके बाद 24 नंबर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया। यह भारतीय सेना द्वारा खालिस्तानी उग्रवादियों, विशेष रूप से जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाने के लिए किया गया था। इस सैन्य कार्यवाही के दौरान भारी हिंसा हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। 25 नंबर है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाया जाता है। इसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। इसके बाद 26 नंबर है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भारत की उन सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का समूह है जो ना तो अनुसूचित जाति 80 में आते हैं और ना ही अनुसूचित जनजाति एसटी में। इन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाता है ताकि सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। 27 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना या वैश्विक संघर्षों को रोकने, युद्ध विराम लागू करने और शांति स्थापना के उपाय करने का निर्णय लेती है। परिषद आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य कार्यवाही और शांति अभियानों को मंजूरी दे सकती है या सदस्य देशों को विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने और आवश्यकता अनुसार सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति देने का अधिकार रखती है। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति में भूमिका निभाती है और नए सदस्य देशों के प्रवेश की सिफारिश करती है। इसके 5 स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। इसके बाद है 28 नंबर, क्या कह रहा है? मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है, समझाइए। चलिए देखते हैं इसको। मानव अधिकार और आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आतंकवाद न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता फैलाता है। यह मानव अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक है, लेकिन ये मानवाधिकारों का हनन किए बिना होने चाहिए। न्याय संगत कानून, शिक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आतंकवाद को रोका जा सकता है। इसलिए मानवाधिकारों की रक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक है। इसके बाद है 29 नंबर, मूलवासी किसे कहते हैं? भारत में इसकी स्थिति की चर्चा कीजिए। तो भारत में मूलवासी उन समुदायों को कहा जाता है जो प्राचीन समय से यहाँ रहते आए हैं और जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान है। इनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियाँ एसटी शामिल है, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत में इनकी स्थिति मिश्रित है। कुछ समूह परंपरागत जीवन शैली अपनाए हुए हैं, जबकि अन्य आधुनिक समाज में घुल मिल रहे हैं। हालांकि कई आदिवासी समुदाय अब भी गरीबी, शिक्षा की कमी, भूमि विवाद और विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार इन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और आरक्षण नीति लागू कर रही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1920 से 1950 तक भारतीय साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 1920 से 1950 तक भारतीय साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली ब्रिटिश शासन के विरोध, मजदूर आंदोलन और किसान संघर्षों पर केंद्रित रही। 1925 में इसकी स्थापना के बाद पार्टी ने ट्रेड यूनियनों और कृषक संगठनों के माध्यम से वर्ग संघर्ष को संगठित किया। 1930 के दशक में सीपीआई ने कांग्रेस के साथ सहयोग किया और किसान मजदूर आंदोलन में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सोवियत संघ के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता के कारण सीपीआई ने तटस्थ रुख अपनाया। 1947 के बाद पार्टी ने तेलंगाना विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन 1950 के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेने लगी। ठीक है, इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 31 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, अथवा नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में 1967 में हुए चौथे आम चुनाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।